नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि तिवारी। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के बारे में। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वैद्य जी पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी, जो कि एक नाड़ी विशेषज्ञ हैं, छाया परीक्षक हैं और एकमात्र ऐसे आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, गैस कांड जो हुआ था, उसके लिए विगत 30 सालों से निःशुल्क गैस के जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, मिगदमा श्वास के जो मरीज हैं, उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अखंड आयुर्वेद पंचकर्म और योग दर्शन केंद्र में। नमस्कार। नमस्ते। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ये आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद जी, जब से मनुष्य का जन्म हुआ है तब से निरंतर मनुष्य को जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ वही ऐसा सोचता रहा कि हम अपना जीवन सुखद जीवन कैसे जिएं। जी। तो मनुष्य जीवन में आयु को बढ़ाने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो कलाएं, जो निरंतर शोध हुए, निरंतर जो कार्य हुआ, जी, उसको जिन हमारे ऋषि मुनियों ने एकत्रित ग्रंथ किया, तो उन्हें जो है हम उस ग्रंथ को आयुर्वेद कहते हैं। जी, आयु को बढ़ाने वाला वेद। जी वैद्य जी। वैद्य जी, क्या ये भारतवर्ष की देन है और ये इतनी प्राचीनतम प्रणाली है? हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखिए, आयुर्वेद की उत्पत्ति का स्थान बताता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी पीछे ले चलूंगा। उसमें यह है कि सबसे ज्यादा विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से हैं वेद। जी। जो आपने सुने होंगे, चारों वेद। जी। 4 वेद होते हैं, तो इनसे ज्यादा कोई प्राचीनतम कोई ग्रंथ नहीं होता है। जी। तो प्राचीनतम ग्रंथों में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। जी। तो ऋग्वेद में आयुर्वेद का जिक्र है। जी। और उसी से इसकी उत्पत्ति हुई। और उसी के बाद में जितने हमारे वैद्याचार्य हुए, जैसे चरक हुए, सुश्रुत हुए, मतलब जैसे जो अनेक जो भी माधवाचार्य हैं, जो भी मतलब जितने हुए, सारंग ऋषि हुए, इन लोगों ने जितना उसमें कार्य किया है, उस पे क्या नाम, उस जो है ग्रंथ को हमने आयुर्वेद भाग दिया। बस तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से ऋग्वेद से इसका जन्म हुआ है। और इतनी प्राचीन पद्धति है भारतीय चिकित्सा पद्धति, मामूली नहीं है। और इसकी व्यापकता इतनी ज्यादा सघन है कि घर घर में हल चलाने वाला किसान, बिना अक्षर ज्ञान के पढ़ने वाली दादी माँ, बिना मतलब हर व्यक्ति मतलब इतना सहज और सरल है कि हर आदमी आयुर्वेद को अपना करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए आतुर बना रहता है। जी जी। वैद्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के वर्तमान समय में हमारे सामने बहुत सारी चिकित्सा प्रणालियां हैं, जैसे कि एलोपैथिक है, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथिक है, योग चिकित्सा प्रणाली है। तो ऐसे में आयुर्वेद का क्या स्थान है? क्या उतना ही आयुर्वेद से मरीजों को फायदा मिलता है जितना कि बाकी की चिकित्सा प्रणालियों से? देखिए, विश्व की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन सबका जनक तो आयुर्वेद है। जी। और बिना आयुर्वेद में, जैसे हमारे यहाँ आजकल एलोपैथिक में सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है क्या नाम, सर्जरी का। जी। शल्य चिकित्सक। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में सबसे प्राचीन शल्य चिकित्सक थे सुश्रुत। जी। उन्होंने जो है ये जिक्र किया, जैसे उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती, तो उतनी ही निकली, उतनी आज भी उतनी ही। वो कहा गया कि धमनियाँ में शुद्ध रक्त बहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, कोई हृदय, जितना सारा ज्ञान है वो सारी चीजों का हमें 5000 साल पहले हमारे सुश्रुत या हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि सबसे ज्यादा प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है तो आयुर्वेद है। हाँ, आज ये है कि जो है एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है, उसमें सर्जरी बहुत उच्च स्तर पर है। और हम कहना चाहते हैं ये कि आज जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, सभी पद्धतियों को चाहिए कि, क्योंकि सबका उद्देश्य तो एक है कि मनुष्य जीवन को स्वस्थ और निरोग और सुखी रखना, समाज को सुखी रखना। तो उनके लिए उनको चाहिए कि हम सब मिलकर के, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई मतलब एक दूसरे के विरोधी नहीं है, सबका जब उद्देश्य एक है तो हमको सबको मिलकर के एक समन्वय ढंग के साथ कार्य करना चाहिए। जी।
तो जैसे तत्काल कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो हमको तत्काल में चिकित्सा पद्धति में, जैसे एक्सीडेंट हो गया, किसी पेशेंट का ब्लड निकल गया, तो उसको दूसरे व्यक्ति का खून लेकर के मिला करके, ग्रुप्स मिला करके उसको चढ़ा देने की प्रक्रिया ये एलोपैथिक में है। तो उसमें से तत्काल उसका लाभ लेना चाहिए। उसके बाद निरंतर रूप के साथ रक्त बने, इस प्रक्रिया के लिए उसको आयुर्वेद में आना चाहिए जी। और बाकी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं जैसे योग जी, तो योग आयुर्वेद के पार्ट है जी। प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पार्ट है जी। पंचकर्म को भी आजकल लोक चिकित्सा का, ये सब आयुर्वेद के अंग है। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी हम सबको बताई। तो एक और छोटा सा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो यह है कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें कहते हैं कि जब भी कोई भी रोग होता है, कोई भी गंभीर बीमारी है या किसी व्यक्ति को किसी व्याधि से ग्रसित है, तो आयुर्वेद में उसका जड़ से इलाज संभव है, और वो भी कम से कम नुकसान दिए बिना। मतलब जो साइड इफेक्ट होते हैं बाकी पद्धतियों से, तो आयुर्वेद में साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। क्या ये सत्य है? यह बात जो आपने पूछा है, यह जो है पूर्णतः सत्य है। और आयुर्वेद में जो भी औषधियाँ बनती हैं वो पूर्णतः काष्ठाधिक होती हैं जी। केमिकल से नहीं बनती हैं, इसलिए काष्ठाधिक औषधियों का में भी अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, तो वो चीज़ें असर करती हैं शरीर पर मगर नुकसान नहीं करती जी। इतना है कि कोई दवा फायदा नहीं करेगी, देर से फायदा करेगी मगर नुकसान करने के कोई चांसेस नहीं रहते जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाजी, आपने वक्त निकाल के हम सबको इतनी बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ें हैं आयुर्वेद के बारे में हम सबको जानना चाहिए था, आपने बहुत ही छोटे और कम समय में हम सबको बताई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आपसे इसी तरह से कुछ कुछ जो मेरे सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं, मैं आपसे पूछती रहूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी कि आपने मतलब इतना जनता के बीच मिलने का मुझे मौका दिया। मैं आपका आभारी हूँ जी।